मेघनगर नामक एक छोटे से गांव के मुखिया वीरेंद्र सिंह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वह गांव के सभी झगड़ों और विवादों को बड़ी ही निष्पक्षता से सुलझाते थे। उनके निर्णयों में इतनी सूझबूझ होती थी कि कोई भी व्यक्ति उनके फैसलों से असंतुष्ट नहीं होता था। न केवल मेघनगर बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी अपने मामलों का निपटारा करवाने के लिए वीरेंद्र सिंह के पास आते थे। वीरेंद्र सिंह की ये खासियत थी कि वे किसी भी मामले को इतने स्पष्ट तरीके से सुलझा देते थे कि सच और झूठ का फर्क साफ दिखाई देने लगता था। हालांकि गांव के लोगों को ये अधिकार था कि यदि वे मुखिया के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वो राजा के दरबार में अपील कर सकते थे, लेकिन आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया था जिसमें किसी ने वीरेंद्र सिंह के फैसले को चुनौती दी हो। उस राज्य के राजा थे महाराज रणजीत सिंह, जो अपनी प्रजा के हित के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र अर्जुन और एक पुत्री राजकुमारी प्रिया। राजा के दरबार में कई विद्वान और बुद्धिमान मंत्री थे, जिनमें से एक थे न्याय मंत्री देवदत्त। देवदत्त बहुत ही न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वे काफी परेशान नजर आ रहे थे। तभी महाराज अपने मंत्री जी से बोलते हैं। मंत्री जी, आप मुझे काफी चिंतित लग रहे हो, क्या बात हो गई? महाराज जी, मैं आपसे एक समस्या का साझा करना चाहता हूँ। राज्य में अपराध और विवादों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन मुझे 20-25 मामलों का निपटारा करना पड़ता है, जिसके कारण मैं अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप मेरी सहायता के लिए एक और न्याय अधिकारी की नियुक्ति करें। तभी महाराज जी बोलते हैं। मंत्री जी, आपकी बात तो सही है। सचमुच आजकल अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण आपका काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे आपके सहायता के तौर पर एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो ईमानदार समझदार आदमी हो, जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके? महाराज जी, हमारे ही राज्य में एक गांव जो कि वहाँ का मुखिया वीरेंद्र सिंह है, मैंने इनके बारे में काफी सुना है कि वो अपने गांव में सभी झगड़े और विवादों का निपटारा बड़ी समझदारी और न्यायपूर्ण तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि वो इस अधिकारी पद के लिए बिल्कुल सही है और इससे हमारी न्याय व्यवस्था भी मजबूत होगी। तभी महाराज जी अपने मंत्री की बात सुनकर बोलते हैं। ठीक है मंत्री जी, मैं उनके इस न्याय अधिकारी पद से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ वो लोगों की समस्याओं को किस तरह से सुलझाते हैं। मुझे 5 दिन का समय दीजिए। मैं इन 5 दिनों में ये निर्णय करूँगा कि वो इस न्याय अधिकारी पद के लिए सही है कि नहीं, और मैं उनसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। यदि वह मेरे इन सवालों का सही जवाब देते हैं तो मैं उनको इस न्याय अधिकारी पद के लिए नियुक्ति कर सकता हूँ। इसके बाद मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह महाराज जी ने अपने राजा के वस्त्र उतार कर एक साधारण सा दिखने वाला ग्रामीण का वस्त्र पहन लेते हैं। महाराज जी महल से निकलकर वह अपने घोड़े पर सवार होकर मेघनगर गांव की तरफ चले जाते हैं। जब महाराज जी अपने घोड़े पर सवार होकर मेघनगर की तरफ पहुंचते हैं कि तभी उनको अचानक से रास्ते में एक भिखारी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी वह भिखारी महाराज जी से बोलता है। सेठ जी, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अभी तो मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, ये एक सोने का सिक्का ले जाओ और तुम इसे बेचकर कुछ खा लेना। तब महाराज जी ने अपनी पोटली में से एक सोने का सिक्का उस भिखारी को दे दिया। इसके बाद महाराज जी घोड़े पर सवार होकर मेघनगर की तरफ निकल जाते हैं। तभी उनको महसूस होता है कि घोड़े के पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब महाराज जी पीछे देखते हैं तो वह देखते हैं कि वह भिखारी घोड़े के पीछे पीछे चल रहा था। तभी महाराज जी घोड़ा रोककर उस भिखारी से बोलते हैं। अरे भाई, मैंने तुम्हें भिक्षा के रूप में स्वर्ण मुद्रा दे तो दिया है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तभी भिखारी बोलता है। सेठ जी, आप बहुत ही दयालु आदमी हो। आपने मुझे भिक्षा के रूप में एक सोने का सिक्का दे दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन क्या आप मेरी एक और सहायता कर सकते हो? बताओ, तुम्हें किस चीज की सहायता चाहिए? मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तभी भिखारी महाराज जी से कहने लगा। क्या आप मेघनगर की तरफ जा रहे हो? हाँ हाँ, मैं मेघनगर जा रहा हूँ। क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ काम है?
सेठ जी, मुझे भी उसी गांव में जाना है। क्या आप मुझे घोड़े पर बिठाकर वहाँ पर ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। महाराज जी उस भिखारी को अपने साथ घोड़े पर बिठा लेते हैं और फिर वह दोनों मेघनगर की तरफ चले जाते हैं। मेघनगर पहुँचते पहुँचते दोपहर हो जाती है। कुछ देर के बाद महाराज जी और भिखारी मेघनगर में पहुँच जाते हैं। तभी वह दोनों घोड़े से उतर जाते हैं। तभी महाराज जी भिखारी से बोलते हैं, ये लो भाई, मैंने तुम्हें मेघनगर पहुँचा दिया, अब तुम्हें जहाँ भी जाना हो तुम जा सकते हो। ये कहकर महाराज जी अपने घोड़े को लेकर मेघनगर के मुखिया जी के पास जाने लगते हैं। तभी वह भिखारी महाराज जी को गुस्से से बोलता है, अरे दुष्ट आदमी, तुम इस घोड़े को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये घोड़ा मेरा है, तुम इसे यहीं पर छोड़ दो। ये बात सुनकर महाराज जी को बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि वो भिखारी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी महाराज जी भिखारी से बोलते हैं, अरे भाई, तुमको क्या हो गया? अचानक से तुम इस घोड़े को अपना घोड़ा क्यों बता रहे हो? मैंने तुम पर दया करके तुम्हें घोड़े पर बिठाकर इस गांव तक लेकर आया हूँ। उसके बदले तुम्हें धन्यवाद करने की बजाय मेरे घोड़े को अपना बता रहे हो। तभी भिखारी महाराज जी से बोलता है, अरे भाई साहब, ये घोड़ा मेरा है, मैंने तुम्हें इस घोड़े पर बिठाकर लेकर आया हूँ और तुम मुझसे बहस कर रहे हो। तुम इस घोड़े को यहीं पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। इस तरह से महाराज और भिखारी के बीच में घोड़े को लेकर झगड़ा होने लगता है। उनको झगड़ा करते हुए देख गांव के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर सकता ये घोड़ा किसका है। तभी वहां पर खड़ा एक आदमी इन दोनों से बोलता है, मेरे विचार से आप दोनों को गांव के मुखिया वीरेंद्र सिंह के पास जाना चाहिए। वो अवश्य इस झगड़े का निपटारा कर सकते हैं। वो जरूर इस बात का पता लगा लेंगे कि ये घोड़ा किसका है। तभी भिखारी कहने लगता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे किसी के पास जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, ये घोड़ा मेरा ही है। महाराज जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी गांव के मुखिया वीरेंद्र सिंह के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो भी असल में वीरेंद्र सिंह की न्याय परीक्षा लेना चाहते थे। तभी महाराज जी बोलते हैं, मुझे भी गांव के मुखिया के पास जाने में कोई आपत्ति नहीं। अब तो इस घोड़े का फैसला वही करेंगे कि ये घोड़ा किसका है। इतना कहकर भिखारी और महाराज जी उस घोड़े को लेकर मुखिया जी के पास चले जाते हैं। जब वो घोड़े को लेकर वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मुखिया वीरेंद्र सिंह पहले से ही वहां पर मौजूद लोगों के झगड़ों का निपटारा कर रहे थे। वे दोनों घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। महाराज रंजीत सिंह के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका था, जब वो मुखिया वीरेंद्र सिंह के न्याय करने के तरीके को अच्छी तरह से देख सकते थे। इसलिए महाराज जी वहां पर चुपचाप खड़े होकर मुखिया के न्याय करने के तरीके को ध्यान से देखने लग गए। सबसे पहले मुखिया जी दो आदमियों को वहां पर बुलाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति गांव के साहूकार के पास काम करने वाला मुनीम था, जबकि दूसरा व्यक्ति एक किसान था। दोनों का विवाद ये था कि वे एक महिला के साथ आए थे। झगड़ा ये था कि मुनीम और वो किसान दोनों ही उस युवती को अपनी पत्नी बता रहे थे। महिला चुपचाप इसलिए थी क्योंकि वो एक गूंगी और नासमझ औरत थी। अब इस बात का फैसला किया जाना था कि वो महिला वास्तव में किसकी पत्नी है। तभी किसान मुखिया जी से बोलता है, मुखिया जी, ये मुनीम झूठ बोल रहा है, ये मेरी पत्नी है। मुखिया जी, ये किसान झूठ बोल रहा है, ये मेरी पत्नी है। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम इस युवती को आज के लिए यहीं पर छोड़कर चले जाओ। कल तुम लोगों का झगड़ा का निपटारा किया जाएगा और मैं तुम्हें कल ही बता दूंगा कि ये किसकी पत्नी है। इसके बाद वीरेंद्र सिंह के सामने दूसरा विवाद सामने आया। वो विवाद एक कसाई और तेल बेचने वाले तेली के बीच में था। दोनों ही एक सिक्के से भरी हुई थैली को अपना अपना बता रहे थे। कसाई मुखिया जी से बोलता है, मुखिया जी, ये सिक्कों से भरी थैली मेरी है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तभी दूसरा आदमी तेल बेचने वाला बोलता है, मुखिया जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये सिक्कों से भरी थैली पर मेरा अधिकार है, मैंने इसे बहुत मेहनत से जमा किया है। सारा मामला सुनने के बाद मुखिया वीरेंद्र सिंह बोलते हैं, आप लोग चुप हो जाइए। ये सिक्कों से भरी हुई थैली यहीं पर छोड़कर चले जाओ। कल सुबह इस बात का फैसला किया जाएगा कि ये सिक्कों की थैली किसका है। फिर वह दोनों सिक्कों से भरी थैली वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद महाराज जी और भिखारी का फैसला किया जाना था। तभी महाराज जी मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, इस भिखारी पर मैंने दया करके अपने घोड़े पर बिठाकर गांव तक लेकर आया,
लेकिन गांव में पहुंचते ही मुझे धन्यवाद करने की बजाय मेरे घोड़े को अपना घोड़ा बता रहा है ये। महाराज जी की बात सुनकर भिखारी बोलता है, नहीं मुखिया जी, ये आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। ये घोड़ा तो असल में मेरा है। मैं इस आदमी को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर गांव में लेकर आया था, लेकिन जैसे ही हम गांव में पहुंचे तो इस आदमी ने मुझ पर धौंस जमाना शुरू कर दिया। मुझे कमजोर समझकर ये मेरे घोड़े पर कब्जा करना चाहता है। अब आप ही मुझ पर दया करके मेरा घोड़ा मुझे वापस दिलवाइए। महाराज और भिखारी की बात सुनकर मुखिया जी बोलते हैं, आप लोग अपने घोड़े को यहीं पर छोड़ दीजिए। कल सुबह इस बात का फैसला किया जाएगा कि ये घोड़ा किसका। सबसे पहले मुखिया जी ने किसान और मुनीम को अपने सामने बुलाया, जिनका विवाद ये था कि युवती असल में किसकी पत्नी है। मुखिया जी ने मुनीम की तरफ देखते हुए कहा, मुनीम जी, ये औरत आपकी पत्नी है, आप इसे ले जा सकते हैं और इस झूठे धोखेबाज किसान को मैं 10 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। मुनीम इस फैसले से बहुत ही खुश हो गया और वो अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद मुखिया जी ने कसाई और तेली को अपने सामने बुलाया। तभी मुखिया जी बोलते हैं, कसाई, ये सिक्कों की थैली तुम्हारी है, तुम इसे ले जा सकते हो। जबकि इस थैली को झूठ बोलने के लिए और धोखाबाजी करने के लिए इसे 10 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। फिर कसाई भी अपने सिक्कों की थैली लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। अब बारी थी महाराज जी की और उस भिखारी की। तब मुखिया जी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपका घोड़ा अपने तबेले में बांध रखा है, जहाँ पर पहले से ही 10 घोड़े मौजूद हैं। क्या तुम दोनों 10 घोड़े के बीच में अपना घोड़ा पहचान सकते हो? तभी महाराज जी मुखिया जी से बोलते हैं, मुखिया जी, 10 घोड़े क्या, आप 300 घोड़े भी रख देंगे तो मैं अपने घोड़े को पहचान लूंगा। इसके बाद मुखिया महाराज जी को लेकर अपने तबेले में ले गए, जहाँ पर पहले से ही काफी घोड़े बंधे हुए थे। महाराज जी ने बड़ी ही आसानी से अपने घोड़े को पहचान लिया। इसके बाद मुखिया जी महाराज को लेकर तबेले से बाहर आ गए। फिर मुखिया जी उस भिखारी को अपने साथ तबेले में ले गए, लेकिन भिखारी ने भी उस घोड़े को बड़े ही आसानी से पहचान लिया। इसके बाद मुखिया जी भिखारी को लेकर बाहर आ गए। तभी मुखिया जी महाराज को देखते हुए बोलते हैं, श्रीमान, ये घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। जबकि ये भिखारी एक झूठा और धोखेबाज आदमी है, इसे भी 10 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। ये सुनकर महाराज जी बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि मुखिया जी के द्वारा किया गया न्याय एकदम सटीक और बिल्कुल सही साबित हुआ। धीरे धीरे करके सभी लोग वहां से जा चुके थे। तभी महाराज जी वहीं खड़े होते हैं। तभी मुखिया महाराज जी से बोलते हैं, श्रीमान, आप अभी भी यहीं पर हैं, आप अपने घोड़े को लेकर जा सकते हैं। तभी महाराज जी बोलते हैं, मुखिया जी, मैं तो बस ये जानने के लिए खड़ा हूँ कि आपने किस तरह से झगड़ों का निपटारा किया है। आपने इतना सटीक और न्यायपूर्ण निर्णय कैसे लिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तभी मुखिया जी महाराज की ये बात सुनकर बोलते हैं, श्रीमान, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है। सबसे पहले मैंने उस मुनीम और किसान के झगड़े का निपटारा किया। रात के समय मैंने उस युवती को अपने कलम में स्याही भरने के लिए कहा था। उसने बड़े ही आसानी से कलम में स्याही को भर दिया। इससे ये पता चलता है कि वो अवश्य ही मुनीम की पत्नी है। एक किसान की पत्नी ये काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि किसान के घर पर स्याही और कलम का कोई काम नहीं होता है, जबकि मुनीम के घर पर ये दोनों चीजें मौजूद रहती हैं, तो वह इस काम को बड़े ही आसानी से कर पाई। मुखिया जी, आपने तेली और कसाई के बीच झगड़े का निपटारा कैसे किया? श्रीमान, वो भी बहुत आसान काम था। सबसे पहले मैंने उस सिक्के को थैली से निकालकर गर्म पानी में डाल दिया। अगर वो सिक्के तेली के होते तो अवश्य ही उन सिक्कों पर लगा हुआ तेल गर्म पानी में डालने पर पानी की सतह पर आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे कि ये बात साबित होता है कि वो सिक्के तेली के नहीं थे। फिर मुखिया जी, आपने इस घोड़े के सही मालिक का पता कैसे किया? आपको ये कैसे पता चला कि ये घोड़ा मेरा ही है? श्रीमान, ये पता करना भी बहुत आसान था। मैंने आप दोनों को घोड़े के पास एक एक करके ले गया। आप दोनों ने बड़े ही आसानी से अपने घोड़े को पहचान लिया। बात असल में ये थी कि ये मायने नहीं रखता कि किसने घोड़े को पहचाना, बल्कि मायने ये रखता है कि घोड़े ने आप दोनों में से किसको पहचाना। दरअसल जब आप घोड़े को पहचानने के बाद वहां से चले गए थे, तब घोड़े ने भी आपको पहचान लिया था। वो आपको देखते ही सिर हिलाने लगा था।
साथ ही साथ जब आप वहाँ से निकले तो वो भी आपके पीछे पीछे आने लग गया था, लेकिन भिखारी को देखकर उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं किया जिससे मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि घोड़ा आपका ही है। इस तरह से मैं आपका फैसला भी न्यायपूर्ण तरीके से कर दिया। मुखिया जी की बात को सुनकर महाराज जी बहुत ही प्रभावित हुए। तब महाराज जी मुखिया जी को अपना असली परिचय देते हुए कहते हैं, असल में बात यह है कि मैं आपके न्याय और ईमानदारी की जांच करने के लिए यहाँ पर आया था, जिस पर आप बिल्कुल खरे उतरे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरे साथ राजमहल चलिए। अपने न्याय मंत्री जी के साथ मिलकर न्याय अधिकारी के तौर पर आप काम करिए। हमारे न्याय मंत्री जी का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसके लिए मना नहीं करेंगे। मुखिया वीरेंद्र सिंह सारी सच्चाई जानने के बाद महाराज जी को प्रणाम करते हैं। तभी वह महाराज जी से बोलते हैं, महाराज जी, आप हमारे राज्य के राजा हैं और राजा ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानते हुए इसका पालन करूंगा। मैं आपके साथ राजमहल जरूर चलूंगा। आप आज रात यहीं पर रुक जाइए, कल मैं आपके साथ राजमहल चलूंगा। अगली सुबह वे दोनों राजमहल की तरफ रवाना हो गए। राजमहल में पहुंचने के बाद महाराज जी ने अपने न्याय मंत्री को बुलाया और वीरेंद्र सिंह से उनका परिचय कराते हुए बोलते हैं, मंत्री जी, जैसा आपने कहा था, वीरेंद्र सिंह जी बहुत ही समझदार और ईमानदार आदमी है और ये पूरा न्याय निष्पक्ष तरीके से करते हैं। अब आप दोनों मिलकर हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके बाद वीरेंद्र सिंह को न्याय मंत्री के सहायक के रूप में पद दे दिया जाता है। महाराज जी बहुत ही खुश थे कि वीरेंद्र सिंह के रूप में उन्हें एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार न्याय अधिकारी मिल गया।